तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ग्रुप डी एग्जाम्स के रिलेटेड, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जान रहे, इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था मैथ्स के ऊपर लेकर के आया था, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि साइंस के ऊपर भी वीडियो लाइए। और ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है ग्रुप डी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं साइंस 25 मार्क्स का आता है। और साइंस एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप चाहोगे तो 20 में कम से कम 25 में कम से कम 20 मार्क्स तो हम लोग ला ही सकते हैं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा बस मेहनत करना होगा और अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजिक वे में हमको आप साइंस से पढ़ना होगा। तो इसमें देखिए दो तरह की बातें होती है। साइंस, एक तो साइंस जिनका बैकग्राउंड चलिए उनके लिए तो अच्छा है, उनको आराम से वो साइंस कर लेंगे, थोड़ा उनको रुचि जगेगा। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो आर्ट्स या कॉमर्स के हैं, उनके लिए साइंस थोड़ा सरदर्द होता है। तो वो कैसे करेंगे? और ऐसा नहीं कि उनसे नहीं होगा, और होगा। और साइंस उतना भी इसको मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ग्रुप डी के सिलेबस में 9th और 10th बेस का ये साइंस आता है। तो उतना भी भास्ट आपके लिए नहीं है, और थोड़ा सा समय देंगे और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी खुद कर करके आप साइंस को अपना क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस के ऊपर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं एक बार। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, साइंस के तीनों सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 मार्क्स के आते हैं। और हमको अपना मेन टारगेट है कम से कम एनी हाउ एग्जाम से पहले 20 मार्क्स, और उससे ज़्यादा जितना भी आपका हो सकता है। मिनिमम तो 20 मार्क्स आपको लाना ही है, मतलब ये हमारा एफर्ट लगाएंगे और लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका साइंस बैकग्राउंड स्ट्रांग है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट के बिना, जैसा मैथ होता है ना, बिना कॉन्सेप्ट के आपका मैथ नहीं बनेगा। इजी मैथ तो बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले मैथ आएंगे तो आप उसको छोड़ दोगे। तो साइंस भी उसी तरह, जब तक आप साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ोगे, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, कॉन्सेप्ट आप है ना, थ्योरी के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, थ्योरी ढंग से नहीं जानोगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। ऑप्शन में ऐसा फंसा देगा कि आप लोग फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट जानना एकदम जरूरी है। बायोलॉजी में चलो आप लोग रट सकते हो, बायोलॉजी में रट सकते हो है ना, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग रट के नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा कि जान रहे अब पहले जैसा रेलवे साइंस नहीं पूछता। थोड़ा सा पिछले बार भी ग्रुप डी एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब जो लॉजिक होता है, जिनको थ्योरी कॉन्सेप्ट पता है तभी वो क्वेश्चन लगा पाएंगे, और नहीं तो ऐसा भी ऑप्शन आपको घुमा दे देगा कि आपको जब तक उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता या थ्योरी ढंग से नहीं पता है, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेनली बात करो, और बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीनों में इक्वल मार्क्स मान सकते हैं, 25 में तीनों के इक्वल मार्क्स 7, 8, 6, 7 इस तरह 7, 8 करके मान सकते हैं, ठीक है। बस वैरी करता है। तो मेन क्या करना है कॉन्सेप्ट के लिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों का थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। जितना भी सिलेबस में आपका ग्रुप डी के सिलेबस में दिया हुआ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो आप इन थ्योरी को कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कैसे करें। बुक तो बहुत सारा है ना, थ्योरी का बुक तो बहुत सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपके पास। तो देखिए मेन जो बुक होता है, आपके क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आने वाले 9th 10th के लेवल का है ना सिलेबस एनसीईआरटी में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है, विन वीकेंड ऑफर। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक के साथ अब एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी, मतलब कि 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है मात्र 360 रुपीज़ में। अगर आप हमारे कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 39 रुपीज़ का आपको ऑफ मिलेगा, और ये मात्र 360 में पड़ेगा, जिसमें आपको 520 प्लस एग्जाम्स और 37,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं, और कूपन कोड SHI भी लगाना ना भूलें। ये है तो आप या तो डायरेक्ट 9 और 10th के एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके कर सकते हैं, नहीं तो लूसेंट साइंस की बुक है, इसमें भी एनसीईआरटी को ही सिलेबस को कवर किया गया है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा एनसीईआरटी से इजी है ना। तो इससे लूसेंट साइंस की जो बुक आता है उससे भी कर सकते हैं, वो भी बुक अच्छी है, देखिए। और उसके बाद बात करते हैं खान सर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो है वो भी बुक अच्छी है। या आप अगर बहुत सारे, मैं बुक इतना नाम क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो तीनों बुक से नहीं पढ़ सकता, 3 बुक पढ़ना भी नहीं है। आप तीनों में से जो भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी बुक हो आपके पास, ठीक है, चाहे आपके कोई भी बुक हो, एक ही बुक को आपको पूरे अच्छे ढंग से कवर करना है। एक बुक आपने कवर कर ली तो
मानो कि आपका दूसरा बुक भी कवर, बस थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा वैसे होगा, लेकिन जो टॉपिक है, जिसको थ्योरी है, जिस चैप्टर में होता है उतना सब बुक में रहेगा। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर होता है, थोड़ा सा कंटेंट का होता है ना, कुछ एग्जाम्पल्स उसमें ज़्यादा दिए गए रहेंगे, कुछ बुक्स में एग्जाम्पल्स कम दिए हुए रहेंगे, है ना। बस ये रहेगा, बाकी जो कंटेंट सब किसी लूसेंट साइंस में भी वही रहेगा, खान सर के बुक में भी वही है, बस थोड़ा कोई विस्तार ढंग से समझा दिया है, कोई थोड़ा शॉर्ट ढंग से, बस ये चीज़ है ना। तो बुक आपके पास कोई भी हो, क्योंकि एक बंदा 4 बुक पढ़ नहीं सकता, पढ़ोगे तो फिर फिचांगा ना। बुक आप जितना भी कम, कोई भी बुक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। या तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन नोट्स, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब में टीचर है, तो ग्रुप डी का जितना फिजिक्स का सिलेबस है आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ के उनका खत्म कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री का जितना वो ऑनलाइन किसी टीचर का पढ़ के खत्म कर सकते हो, जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है ना। ऑनलाइन एक तो प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है ना, तो किसी एक का नाम लेना अच्छा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जिनको आप में रुचि आता है, जिनसे आप अच्छे तरीके से रिलेट, उनका लैंग्वेज आपको समझ में आता है, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन नोट्स आप तैयार कर सकते हो इन तीनों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अच्छे ढंग से थ्योरी पार्ट के आप लोग कर सकते हो। तो ये तो आपको करना ही, और बहुत सारे लोगों का हो भी चुका हूं। अब मैं बात करता हूं एनसीईआरटी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आता ही है ना, उसका जो एनसीईआरटी का पैटर्न का क्वेश्चन है, मेन है कि एनसीईआरटी बहुत लोग डायरेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। लूसेंट भी बहुत लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। बुक आप लूसेंट की साइंस की बुक लेकर के बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आपको डायरेक्ट साइंस लूसेंट का कोई भी टॉपिक उठा, डायरेक्ट आपको एक ऐसा नहीं कि एक बार में, जैसे जीएस है, हिस्ट्री की तरह लूसेंट हिस्ट्री को आप समझ सकते हो एक बार में, लेकिन साइंस का, लूसेंट का जो साइंस है, एक बार आप थियोरी को नहीं समझ पाओगे। तो बहुत सारे जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जो पहले से पढ़े, स्ट्रॉन्ग है, एकेडमिक अच्छा है उनका साइंस का, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो। अरे एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं, आप एक एनसीईआरटी बुक लो, ठीक है, जो आती है ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक आती है हिंदी इंग्लिश में, उसको पढ़ के देखो, आपको पता है यहाँ से घुसेगा और सीधा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है, तभी लोग एनसीईआरटी की ट्यूशन लेते हैं, चाहे जो भी लेते हैं ना। तो आपको एक मीडियम जरूरत तो पड़ेगा उसको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक पढ़ने से पहले मैं जैसा करता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मुझे तो बच्चों को इतना पढ़ाना ही रहता है, एनसीईआरटी बुक उसको ही पढ़ाना रहता है, तो मुझे पूरा अभ्यास हो गया। कम से कम मैंने 9th-10th के एनसीईआरटी को इतना बार पढ़ाया होगा, मुझे याद भी नहीं, मतलब 20 से 30 बार पढ़ाया होगा हर टॉपिक्स को पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को कवर करना है, चाहे लूसेंट को, तो कोई ऑनलाइन टीचर्स है ना, जो ऑनलाइन टीचर पूरे अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट किया, ये नहीं कि आधा अधूरा वाले, पूरा अच्छे ढंग से जिन्होंने कंप्लीट कराया है, उसके थ्रू उस टॉपिक को पढ़ लो, है ना। वो पढ़ लोगे और आप जो लूसेंट बुक उठाना, उसी टॉपिक को देखना, तो वो आपका नोट्स का काम भी करेगा। क्या करेगा, नोट्स का काम करेगा, ठीक है। और नहीं तो ऑनलाइन जहां से आप पढ़ रहे हो, वो अच्छे ढंग से पूरा एनसीईआरटी को कवर करके करवा रहे हो, तो उनका नोट्स तैयार करिए, वो अच्छा रहेगा। और ये काम ज्यादातर वो करे जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है, आर्ट्स या कॉमर्स वाले कर सकते हैं, जिनका साइंस कमजोर है, क्योंकि उनको क्या, जब टीचर एक समझाता है ना चीजों को, तो आपके दिमाग में घुस जाता है, छप जाता है। और ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा, तो हर तैयार पढ़ने का मन नहीं करेगा कि मुझे आता ही नहीं है। लेकिन जब टीचर आपको समझाएगा अच्छे ढंग से, आपके दिमाग में छप जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप एनसीईआरटी को ऐसे भी पढ़ सकते हो, और अपना नोट्स एकदम तैयार करो। नोट्स जिंदगी में एक ही बार तैयार होता है कंपटीशन है ना, बार बार नोट्स तैयार नहीं होता अच्छे ढंग से। और लगता है कोई नोट्स में कमी है, अब बुक निकाल करके देखें, हाँ कुछ एग्जांपल उसमें, जैसे नोट्स में सर ने कम लिखा है, ऑनलाइन पढ़ा है, तो बुक्स में उसका और एग्जांपल है, तो वो ऐड करते जाते हैं, जो जो आपको नया लगा बुक से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके मेरा कहने का मतलब एक बार आपको पूरा थ्योरी तो कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं कंप्लीट तो ऐसा नहीं कि करने बैठ जाए, धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। जैसे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, केमिस्ट्री के जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, बायोलॉजी जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे आज मैं बायोलॉजी का पाचन तंत्र पढ़ूंगा, तो प्रीवियस ईयर पाचन तंत्र का लगाऊंगा। कहाँ से लगाऊंगा, बहुत सारे इसके भी बुक है, यूथ पब्लिकेशन का है, नया बुक भी अभी आया है, पुराना बुक भी, उससे लगा सकते, जो भी बुक है, या प्लेटफॉर्म के बुक आई है, ठीक है, साइंस की है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। बस कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन आरआरबी में पूछे गए, तो और पूछे गए तो कौन सा, सबसे पहले आपको ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, फिर इसके बाद जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का उसको लगाने, फिर एलपी जेई के आप लोग क्वेश्चंस लगा सकते हो, है ना। फिर उसके बाद, है ना, तो यूथ कंपटीशन की किसी भी बुक को लगा, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए सब कोई सब बुक नहीं खरीद सकता, इसीलिए मैंने एक बुक का नाम नहीं लिया। और आपके पास कोई भी प्रकाशन का भी बुक हो लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन तो सभी बुक में सेम रहेगा। तो यूथ पब्लिकेशन के पे आप लगा सकते हो, चाहे प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर, चाहे एनी बुक, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। आपको कहीं से पीडीएफ भी मिलता है कि, है ना, या आपने आंसर सीट ही क्या बोलते हैं, आपने रिस्पॉन्स सीट ही निकालना है ग्रुप डी का पूरा, तो उसको भी लगा सकते हो। हाँ, बस आंसर होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक से आप लोग लगाइए, जो टॉपिक पढ़ा है आज, जैसे पाचन तंत्र पढ़ा, तो उसको कल एकदम प्रीवियस ईयर पाचन तंत्र का पूरा अच्छे ढंग से लगाएं, ठीक है। इस तरह कर करके एक दिन कर करके आप लोग लगा सकते हैं। मतलब कौन, इससे क्या होगा, आप थ्योरी एक दिन पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे लगा लो, तो क्या बने, आपका कॉन्सेप्ट एकदम
कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। और वो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि जो जिन पे आपका दिमाग थोड़ा जोर लगेगा, तो उन क्वेश्चन को क्या करना है ना, आपको नोट डाउन करना है ना। उन क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते जाना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भूलने वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करना, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे, है ना। तो इसीलिए उन क्वेश्चन को क्या करो, एक साइंस की नोट्स रखो, है ना, या साइंस का मतलब नोट्स टाइप से कॉपी रखना। बस उस क्वेश्चन को आपको क्या करना, नोट डाउन करना, और उसको क्या करना, दिन में 1-2 दिन में आपको रिविजन इसको करते जाना, क्योंकि वही क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आएंगे, चाहे टेस्ट दोगे तो वही क्वेश्चन आपको छूटेंगे। तो उन क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना है अच्छे ढंग से, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है ना। तो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना, जो लगे कि बार बार हमको याद करना पड़ रहा है, इसके ऊपर जोर देना पड़ रहा है ना, और उन चीज़ को 2-3 दिनों में, हर एक 2 दिन या 3 दिन में, रेगुलर नहीं, हर एक 2 दिन या 3 दिन में रिविजन करेंगे। तो इस तरह क्या होगा ना, आपका कठिन क्वेश्चनों पे, है ना, मतलब कि जो टफ क्वेश्चन उसके ऊपर कमांड होगा और रिविजन करते जाओगे तो आप एग्जाम में आएगा तो आराम से उसको मार दो। क्योंकि अभी से आप कठिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करो तो एग्जाम में अगर वो कठिन क्वेश्चन आया तो गारंटी है एग्जाम में वो छूटेंगे। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखिए, तो साइंस में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं आता है, फिर केमिस्ट्री से देखने को ही नहीं मिलता है, कम मिलता है ना। मोल कॉन्सेप्ट वाले पे न्यूमेरिकल्स आता है, बाकी फिजिक्स पे आपका आ सकता है ना, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी से आ सकता है। तो इससे 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा वास्ट भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए ग्रुप डी में, ग्रुप डी लगा लिया तो उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में न्यूमेरिकल्स तो नहीं, और आपको पता है एनटीपीसी जेई में, है ना, जेई के जो एग्जाम हुआ है आरआरबी के प्रीवियस, है ना, उसके आप लोग लगा सकते हो न्यूमेरिकल। मेनली फोकस पहले ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर लगाना, वो अगर आप लोग खत्म कर लेता तब जा करके एलपी हो गया, है ना, जेई हो गया, उसके लगाओगे। और एनटीपीसी सीबीटी 1 जो रिसेंट में उसके साइंस के क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो मेनली क्या करना, थ्योरी पहले कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे ढंग से कर लेना है। आपका बहुत लोगों का थ्योरी हो गया होगा तो इस तरह करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिनका ये सब थ्योरी पूरा हो गया तो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करना है कि पैरेलल दिन में आपको ये भी टारगेट लेकर के चलना है। जब ये सब हो चुका है कि हमको डेली 50 साइंस का मिसलेनियस क्वेश्चन लगाना, तो उसमें और क्या वो मिसलेनियस क्वेश्चन जब 50 लगा तो मैं तो हर बार मिसलेनियस क्वेश्चन बोलता है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्यों, क्योंकि देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन जब आप लगाओ ना, जब तो वो मॉक टेस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलता है, समझ में आया। मॉक टेस्ट में आपको हेल्प मिला और मिसलेनियस क्वेश्चन से पता भी चलता है कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है ना, उसके ऊपर भी आप लोग कमांड कर सकते हो। तो इस तरह आप लोग साइंस को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और 25 में आराम से 20 मार्क्स ला सकते हो। इतना भी लेकिन आसान है, बस थोड़ा एफर्ट लगाना कॉन्सेप्ट। हाँ, बिना कॉन्सेप्ट के आप सोचोगे कि साइंस में अच्छा मार्क्स ला पाए तो वो नहीं, क्योंकि अब पहले वाला नहीं रहेगा। बहुत पहले वाला स्पीडी साइंस को भी रट के जाते थे, वो वाला कौन नहीं आता। अब क्वेश्चन दो तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ही आपको ऐसा घुमा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रट्टा वाला नहीं चलेगा, है ना। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट ढंग से करना होगा। और एक बार तो आपको एनी हाउ इसके केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, चाहे एनसी नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे अच्छे ढंग से बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बिना आपको इसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाहे आप नोट्स बनाओ, चाहे एक और बुक अच्छे थ्योरी से पढ़ो, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बायोलॉजी के तो नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक ही बार जितना इंपॉर्टेंट है, जो हार्डर टॉपिक है उसके नोट्स पहले बनाया करो, ठीक है। जो ईजी है लगता हो जाएगा तो उसके नोट नहीं भी बनाओगे तो बुक से कवर हो जाए। लेकिन जो हार्डर है, जैसे पीरियडिक टेबल का आपको केमिस्ट्री में बनाना एकदम जरूरी है, ठीक है। वो क्योंकि उसमें हो गया आपका डोब्रेनर हो गया, फिर मेंडलीफ हो गया, फिर मोसले हो गया, फिर है ना ऑक्टेव है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या रूल है, क्या क्या इन लोगों का ड्रॉबैक्स था, क्या क्या इन लोगों का मतलब कि ये था। तो वो सब तक आपके नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसके कॉन्सेप्ट पे आप लोग नोट्स नहीं बनाया ढंग से तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे ही छूटे। तो वो सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं जिनमें क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो उसके नोट्स तो बनाना ही पड़ेंगे। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और सबसे पहले प्रायोरिटी देना है ग्रुप डी के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करना, फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको खत्म करना, फिर बाकी आरआरबी जेईई एलपी के कर सकते हैं। लेकिन पहले इनको आपको टारगेट करना और मिसलेनियस क्वेश्चन डेली बनाना। और रिवीजन मस्ट है। आपको रिवीजन रेगुलर रिवीजन नहीं करो, रेगुलर आप रिवीजन करो तो बर्डन ज़्यादा होगा। आज रिवीजन किया, ठीक है, जो क्वेश्चन, फिर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद उसको रिवीजन ऐसे करोगे तो बर्डन आपका कम होगा। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।